हाँ, अजीत जी नमस्कार। राम राम जी। नमस्कार। जय श्री अजीत जी राम। मैं सतवीर दलाल भारत लिंक चैनल से आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, बताइए कैसे हैं सतबीर देख, भाई। बहुत बढ़िया अजीत जी, आप सुनाओ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अजीत जी, काफी दिनों से मैं आपके वीडियो देख रहा था, जी। तो आज कुछ आपसे सवाल करने की इच्छा थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो पहलवानों का जो वो था, धरना हुआ था, और अब इसमें जो एपिसोड हुआ उसके बारे में। देखिए, मेरे को ज्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन क्योंकि ये जी। पहलवान है, देश के नहीं दुनिया के जाने माने पहलवान है, डेकोरेटेड पहलवान है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखो मैं इन पहलवानों का समर्थन करता हूँ, समर्थक हूं मैं। लेकिन मैंने जहां तक देखा है, आप इनके विरोधी रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहला सवाल तो ये बताएं आप। भाई साहब, जी। आप पहलवान नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हो। फिर भी आप फिर भी आप पहलवानों का समर्थन करते हैं। बिल्कुल करता हूँ सर। तो आपने ये कैसे मान लिया कि मैं पहलवान होते हुए, कोच होते हुए भी पहलवानों का समर्थन नहीं करता? तो आपकी भाई वीडियो साहब, को आपकी वीडियो को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन पहलवानों के खिलाफ थे। ऐसा क्यों था? पहलवान होते हुए भी आप पहलवानों के खिलाफ क्यों थे, ये बताएं। हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो जी। भाई साहब, मैं पहलवानों के खिलाफ नहीं था। हम्म। मैं इन पहलवानों ने जब धरना देना शुरू किया ना और उल जलूल आरोप लगाने शुरू किए, ठीक है। बेबुनियाद झूठे, जब हम्म। इन्होंने एक मिनट, बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाने शुरू किए, तो आप मैं कैसे इनके कह सकते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि ये आरोप थे बेबुनियाद थे और झूठे थे? भाई साहब, आरोप तो दुनिया का कोई भी आदमी किसी के भी खिलाफ लगा सकता है। ठीक है, मान लिया। और जब आप आरोप लगाते हैं तो हाँ उसके पक्ष में आपको कोई सबूत भी देना होता है या ऐसे ही आरोप लगा दोगे? सर, सबूत अदालत में देना होता है। और इसमें मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली है, जिन बच्चियों ने विनेश फोगाट जी को ये कहा था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, उनकी अगर रिकॉर्डिंग उस टाइम विनेश फोगाट जी कर लेते तो सबूत भी मिल जाते। अब दिक्कत यही है कि सबूत नहीं है। और जिन लड़कियों ने आरोप लगाए थे, वो लड़कियां पता नहीं किस कारण से वापस अपनी जवान से मुकर गई, वो हॉस्टाइल होगी सर वो। तो अब ये बताएं, तो अब सबूत कहां से लाया जाए और कैसे लाया जाए, ये बताइए आप। तो भाई साहब, ये तो आरोप लगाने वाला सोचेगा ना कि सबूत कहां से लाएगा वो। अगर एक मिनट, अगर आरोप लगाने वाली लड़कियां पीछे हट गई, हॉस्टाइल हो गई, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ठीक है सर, आरोप मान लिया, लगाने वाले की है। लेकिन मान लिया सर, लेकिन कोई भी लड़की अपने बारे में ये कैसे बोल देगी कि उस आदमी ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया? जब तक कि कुछ ना कुछ नहीं होगा, तब तक कैसे कोई लड़की बोल देगी, ये बताइए आप। क्यों नहीं बोल सकती? आप, मैं कल का एक केस बताता हूं, कल का। आप गुड़गांव बताइए। रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं ना? हाँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ सर। सर, आज का अखबार आप उठा के देखना, आपके गुरुग्राम की एक महिला ने अपनी हम्म। 13 साल की बच्ची पर खुद हम्म। खुद खुद सेक्सुअल असॉल्ट किया। खुद हम्म। 13 साल की बच्ची पे, और अपने हम्म। पति और अपने देवर को फंसाने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर करा दी। आपके सर, गुरुग्राम थाने की बात है। इस मामले को आप मेरी बात पहले पहलवानों से पहले इसलिए नहीं जोड़ सकते कि ये जो पहले पहलवान मेरी थे। बात पूरी होने दो। हाँ, बोलिए। पहले मेरी बात पूरी होने दो। जी। तो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, किसी को फंसाने के लिए, ठीक है। किसी से बदला लेने के लिए कोई भी आरोप कोई भी लगा सकता है। और यदि आप पुलिस विभाग के किसी समझदार बड़े अफसर से बात करेंगे तो ऐसे हजारों आरोप, हजारों, एक आधा नहीं, हजारों हम्म। आरोप महिलाएं लगा रही हैं। आपके गुड़गांव में तो एक ऐसी औरत है जो 10 लड़कों को झूठे आरोप में फंसा चुकी है, खुद गुड़गांव में। मैंने उस पर एक बकायदा प्रोग्राम किया है। सर, बिल्कुल एक आप औरत सही दस कह रहे लड़कों को हैं। जेल भिजवा चुकी है। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन एक आम औरत
और एक रेपुटेटेड रेसलर के स्टेटस में फर्क होता है। सर वो जिसने वो 10 लड़के फंसाए हैं ना गुड़गांव में, गुड़गांव की है वो भी लड़की, वो भी बहुत रेप्यूटेड है। आगे सुन लो, जयपुर में एक गैंग है, जयपुर का एक गैंग है, वो भी पकड़ा गया है। उस गैंग ने, उसमें बड़े बड़े हाई कोर्ट के वकील, बहुत पढ़ी लिखी सुंदर 8-10 लड़कियां, मॉडल एकदम, बड़ी हाई फाई, बड़े अच्छे बैकग्राउंड की, और बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे उस गैंग में, जो लोगों को बता के ऐसे ही ब्लैकमेलिंग करते थे कि तेरे ऊपर आरोप लगा देंगे, तेरे को जेल भिजवा देंगे, नहीं तो। और उस गैंग ने 32 करोड़ रुपए की उगाही की है जयपुर में। देखिए अगर सर, आपको इसके बारे में, सुनिए, अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है तो बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। मैं आपको वो सारे मेरे पिछले वीडियो देखिएगा, मैंने इस पे बकायदा अपना, मेरा एक लाइव मैंने किया है इस पे आज से 10 दिन पहले, कि किस प्रकार महिलाएं ये जो डेटिंग एप्स हैं वहां से फंसा रही हैं लोगों को और ब्लैकमेलिंग चल रही है। अजीत जी देखिए, पहली बात तो यह है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी तुलना, उन औरतों की तुलना ऐसे पहलवानों से नहीं की जा सकती। लेकिन छोड़िए इस चीज को, हम पीछे रुके रुके, क्यों नहीं की जा सकती? वो औरतें नहीं है क्या? सर उनका काम ब्लैकमेलिंग का है, ये इनका काम ब्लैकमेलिंग का नहीं है। सर इनसे बड़ा तो कोई ब्लैकमेलर नहीं है सर। ब्लैकमेल करके झूठे आरोप लगा के कुश्ती संघ पे कब्जा करने का षड्यंत्र रचा गया है। भाई अभी आप कह रहे हैं ना, आपके पास सबूत है? ब्रजभूषण नहीं बनना चाहिए, हमारा आदमी अध्यक्ष बनाओ, क्या है ये? क्या ये सबूत है आपके पास कि इन्होंने ये कहा? क्या? बिल्कुल। पूरी लड़ाई किस बात की चल रही है कि हमारे आदमी को अध्यक्ष बनाओ, कुश्ती संघ पे हमारा कब्जा हो, हमारा आदमी हो, ब्रजभूषण का आदमी को नहीं आना चाहिए। व्हाट इज दिस? ये क्या लेकिन है? सर सरकार ने भी तो कुछ वायदे किए थे ना इन पहलवानों से। अब तो मेरा सवाल ये है कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो क्यों नहीं पूरे किए? अच्छा, आप एक काम करो जी, आप, ठीक है, तमंचा कट्टा तो आपके पास होगा नहीं, आप एक काम करो, न्यू सब्जी काटने वाला चाकू ले आओ, चाकू, और मेरे गर्दन लगा दो, सुनो, और न्यू कहो कि वो गुड़गामा में डीएलएफ की सारी संपत्ति आपको दिलवा दूं मैं, अजीत सिंह। हाँ चल भाई, मेरा ये चक्कू हटा यार, चल डीएलएफ आज से तेरी। सर क्या आपको लगता है कि सरकार इतनी कमजोर है? दे सकता हूं, एक मिनट, क्या गुड़गांव की जो कंपनी डीएलएफ है मैं आपको दे सकता हूं? ठीक है, दे सकता हूं क्या? नहीं ठीक है, नहीं दे सकते, लेकिन सर सरकार में कैसे इन पहलवानों को सरकार डब्ल्यूएफआई कैसे दे देगी? तो वायदा कैसे किया? वायदा किया ही नहीं सरकार ने कोई। किसने कहा है? जब ये खेल मंत्री से मिले तो क्या उन्होंने कोई वायदा नहीं किया था इनसे? खेल मंत्री ने ये सिर्फ इतना कहा था कि आप अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए, कानून अपना काम करेगा, और ब्रजभूषण सिंह या उनके परिवार का कोई व्यक्ति डब्ल्यूएफआई का चुनाव नहीं लड़ेगा। न ब्रजभूषण सिंह, न उनका बेटा लड़ा, न उनका दामाद लड़ा। और सरकार क्या करेगी? संजय सिंह कौन है सर? अगर बेटा दामाद नहीं लड़ा तो कोई बात नहीं, संजय सिंह जी भी तो उन्हीं के ग्रुप के थे। सर उनके ग्रुप के तो 50 वोटर थे ना। एक मिनट, कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना 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 47 आदमी, 50 वोटरों में से 47 ब्रजभूषण सिंह के हैं। अब सरकार उन 47 में से चलो 2 को तो सरकार, अच्छा वो भी सुनिए, ठीक है, सरकार कानूनन या हक से नहीं बोल सकती। सरकार के कुछ लोगों ने सिर्फ ब्रजभूषण जी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज अपने बेटे को और अपने दामाद को मत लड़ाना। उन्होंने कहा चलो नहीं लड़ाते, किसी को तो लड़ाएंगे, या किसी को भी नहीं लड़ाएं।
अभी फिर आपने ये कहा था, अभी आपने ये कहा है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण जी का नाजायज कब्जा इसके ऊपर है और उस कब्जे को हम हटाना चाह रहे हैं। तो 50 में से अभी आपने कहा कि 47 आदमी ब्रजभूषण जी के थे, तो क्या ये कब्जा नहीं है? सर ये व्यवस्था है, अच्छा ऐसी अच्छा, ही व्यवस्था है। आप सुनिए, वो 47 आदमी कौन है पहले इसको समझ लो। ठीक है वो 47 आदमी ब्रजभूषण के घर के नहीं है। ठीक है उसमें से 2 हरियाणा कुश्ती संघ के हैं, ठीक है। 2 पंजाब के हैं, 2 यूपी के हैं, 2 हिमाचल के हैं, 2 गुजरात के हैं, 2 उड़ीसा के हैं, 2 असम के हैं, नागालैंड के हैं, मणिपुर के हैं और आप पूरे यूपी, देश के हैं। आप यूपी से है ना जीत जी, मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन फिर भी आपकी हाँ हमारी मित्रता है ना। तो क्या हम एक दूसरे हाँ के आदमी नहीं हुए? तो क्या इसी तरह चाहे वो हाँ। पूरे देश से हो, क्या वो ब्रजभूषण जी के आदमी नहीं हुए? तो भाई साहब, पूरा कुश्ती जगत ब्रजभूषण सिंह जी का है। आप ब्रजभूषण जी की इतनी तरफदारी कैसे कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए आप। सर, ब्रजभूषण सिंह जी ने कुश्ती की के लिए क्या काम किया है हम्म, पिछले 12 सालों में? 12 साल वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे। ठीक है। सर, उस आदमी ने कुश्ती को कहां से कहां पहुंचाया, इसकी जानकारी है आपको? हो सकता है इनको मौका मिलता तो ये भी वहीं पहुंचा देते। मौका तो नहीं दिया ना सरकार ने इनको। अरे भैया, सरकार मान लो मौका देना चाहे तो किसी संवैधानिक रास्ते से देगी, या मैं आपको, जैसे मैं आपको डीएलएफ नहीं दे सकता, ठीक है। भाई साहब सरकार इनको डब्ल्यूएफआई दे ही नहीं सकती। सरकार चाहे तो क्या नहीं एक कर सकती मिनट, सर, चलिए। लेकिन एक आपको मिनट, लगता, एक मिनट, रुको रुको रुको। बोलिए। आप कुछ भी मांग लें और हम्म आप ये अपेक्षा करें कि सरकार सर्वशक्तिमान है और हम्म सरकार आपको उठा के दे देगी, जी नहीं। हम्म एक मिनट पहले आप, दलाल हम्म साहब, हम्म पहले डब्ल्यूएफआई का समझ लीजिए है क्या। हम्म डब्ल्यूएफआई एक ऑटोनोमस बॉडी है जो हम्म, कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से ठीक है गवर्न होती है। और ठीक है। उनका उनका जो संविधान है उसमें पहली शर्त है कि ये हम्म सरकार के नियंत्रण से, सरकार के चंगुल से मुक्त रहनी चाहिए। यदि हम्म, सरकार इसमें अनर्गल हस्तक्षेप करेगी तो हम डब्ल्यूएफआई की मान्यता रद्द कर देंगे। हम्म। सरकार इसमें इसमें कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती, बिकॉज इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी। इसका अच्छा, सरकार का इसमें कुछ सही नहीं है। चलिए मान लिया। लेकिन हाँ, ये जो पहलवान थे, ये देश के नहीं दुनिया के जाने माने पहलवान है सर, और इन्होंने सरकार से किसी चीज की उम्मीद की, कोई न्याय मांगने की इन्होंने कोशिश की। अगर हम एलिगेशन की बात करें तो एलिगेशन के ऊपर भी इन्होंने न्याय मांगने की कोशिश की। तो आपको नहीं लगता कि पहलवानों के साथ न्याय हुआ ही नहीं? न्याय मिलता कहाँ है मुझे बताना जरा, कौन से ठेले पे न्याय मिलता है भाई साहब? 5-7 किलो मन में दबा दो प्लीज, मेरे को भी न्याय की बड़ी सख्त जरूरत है। न्यू करो, 10 किलो न्याय भेजियो भाई साहब प्लीज, कोरियर कर दियो, मैं एड्रेस देता हूँ। कौन से ठेले पे बिकता है न्याय? सर सर क्या न्याय, ये न्याय, एक क्या? मिनट, एक मिनट। अरे भाई साहब देखो, मैं देखो देखो यार, दलाल साहब बात मत हाँ, काटो यार, आप इतने संपन्न आदमी हो, गुड़गांव में रहते हो हम्म। यार, 5 किलो न्याय नहीं भेज सकते यार? ऐसी मैंने कौन सी चीज मांग ली आपसे यार? भाई साहब 5 किलो भेज दो, चलो 2 किलो भेज दो भाई साहब, 5 किलो चलिए, वजन ज्यादा चलिए मैं हो। अरेंजमेंट करता हूँ, मैं भेजता न्याय हूँ, कोई लेकिन ठेले अब पे आप ये बिकता है क्या? बताइए। एक मिनट, न्याय हाँ, कोई ठेले पे बिकता है? अच्छा। न्याय की एक प्रक्रिया है, न्याय न्यायालय में मिलता है। अमित शाह न्यायालय और का मोदी केस नहीं खत्म नहीं देते हुआ हैं है सर न्याय। अभी, न्यायालय का केस खत्म नहीं हुआ है अभी। क्या? न्यायालय का केस अभी खत्म नहीं हुआ है सर। तो यही तो हम कह रहे हैं, कह रहे भैया न्याय कोर्ट से मिलेगा, कोर्ट से न्याय मांगो, इंतजार करो मिल जाएगा। 3 महीने में, 6 महीने में नहीं मिल, आपको मालूम है इंडिया की जुडिशरी। ठीक है, थोड़ा हाँ, हर स्लो चलती है, लेकिन अगर ये सबूत इकट्ठे करेंगे तो जरूर न्याय इनको मिलेगा। अच्छा, अब जो वर्तमान प्रकरण जो हुआ है, साक्षी मलिक ने जो संन्यास लिया है, क्या ये कुश्ती के लिए, कुश्ती जगत के लिए ठीक है?
भाई साहब आपसे ये किसने कही कि साक्षी मलिक ने संन्यास लिया है? क्या नहीं नहीं लिया संन्यास? नहीं जी, नहीं 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 सर, बात को समझो दलाल समझाइए। साहब, कोई संन्यास ना लेता। जो नए नए बालक आते हैं ना, वो गर्दन पे गोड्डा धर के संन्यास दिवा दे हैं। आज की तारीख में साक्षी से अच्छी 5 लड़कियां रोहतक जिले में हैं। रोहतक में, सिर्फ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में साक्षी को मैट पे घसीट घसीट के 10 जीरो तो हराऊंगी। 5 है इसी रोहतक में, सोनीपत में है, हिसार में है, भिवानी में है, झज्जर में है, और बाकी इंडिया में है। साक्षी की रैंकिंग क्या है? साक्षी आज की तारीख में रोहतक जिले में फर्स्ट नहीं आ सकती। संन्यास नहीं लेगी तो क्या करेगी? अच्छा, कितनी पहलवानी कर रही थी पिछले 4 साल तक, बताओ मुझे। 4 साल से तो एक्टिव नहीं थी। संन्यास तो जूनियर बालक दिवा दे हैं, और सिर्फ साक्षी ने नहीं लिया है जी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बजरंग को भी दिवाओगे। बजरंग को कौन कौन दिलाएगा, नाम बताऊं? बजरंग को दिवाएगा विशाल काली रमन, ठीक है। बजरंग को दिलाएगा एक एक बालक नेवी का है, हरियाणा का एक और है वो सुजीत कल तीसरे 5-6 हैं। और सर विनेश को भी ऐसे ही दिलाएंगे। जो पहलवानी नहीं करेगा ना, वो न्यू संन्यास लेगा। यानी ये आपका बच्चे नहीं कर रहे हैं ना, वो दवा दे, कोई ना न्यू कोई ना दे लेता संन्यास। आपका क्या भाई कहने साहब का, न्यू कोई नहीं लेता। क्या आपका कहने का ये तात्पर्य है कि जो भी ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको संन्यास लेना पड़ेगा? जी नहीं, तो जो पहलवानी नहीं करेगा और जिस के जूनियर उससे तगड़े हो जाएंगे और गर्दन पे गोटा टेकने लगेंगे, उसमें लेना पड़ेगा संन्यास। मेरी मान बात लिया। सुनो, मेरी बात सुनो ना। सुनाइए। अरे भाई, तुम ब्रजभूषण के खिलाफ रोज उठाओ आवाज, रोज उठाओ। ठीक यूं है। करो, एक परमानेंट माइक खरीद लो, परमानेंट, और ब्रजभूषण की कोठी के आगे रोज आके ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज उठाओ। और जब नेशनल चैंपियनशिप हो तो जितने हैं सबको 10 जीरो करो। हाँ। बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा संन्यास। भाई साहब, संन्यास तो मैट पर दिवाओ है छोरे, जो नए नए बालक आते हैं ना। देखिए, मान लिया, आप अपनी हाँ जगह ठीक है, मान लिया, लेकिन कोई भी हाँ, इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा पहलवान पद्म श्री जैसे अवार्ड को क्या वैसे ही वापस कर देता है? उसको कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा ना? भाई साहब जी। ये आप भी समझदार हो, जर्नलिस्ट हो, आपको पता है इस देश में एक अवार्ड वापसी गैंग है, पूरा गैंग। अच्छा। तो जब इन पहली बार अवार्ड वापस करे थे ना, तो हमने कही थी, ओ भाई अवार्ड वापस मत करे। अवार्ड के साथ 10-20 लाख कैश भी मिला था, कैश, वो भी वापस करो ना। कैश यानी तो मेरी बात सुनो, आपकी नजर एक अभी मिनट पैसे सुन पे लो, भी है। 1 मिनट सुनो। कैश बोलिए। तो धर लिया और वो प्लेट सी वापस कर दी। अच्छा, हाँ। बजरंग पूनिया को, 1 मिनट, बजरंग पूनिया को क्या सिर्फ पद्मश्री मिली है? अर्जुन अवार्ड भी मिला है, भारत खेल रत्न भी मिला है, ठीक है। और करोड़ों रुपए का कैश अवार्ड भी मिला है। सिर्फ पद्मश्री क्यों वापस करी भाई? भाई 1 मिनट, ना मेरी बात सुनो। मन्ना आपकी थाली में आपको अपने घर बुलाया और एक थाली परोसी जिसमें 20 आइटम थी। आपने कही, मैं तेरे तो नाराज हूं, ले जा अपनी थाली। मन्ना ना चाहती, पर देसी घी का हलवा उठा लिया, सलाद और रोटी और दाल वापस कर दी। भाई साहब, यूं नहीं चलता। अगर थाली वापस होगी ना, तो फिर सारी थाली उल्टी जाएगी। ये नहीं चलेगा कि देसी घी का हलवा खा लिया, बोले सलाद ले जा, मैं ना खाता तेरी सलाद। भाई साहब, पद्मश्री नहीं, ना पद्मश्री नहीं। पहले तो जो करोड़ों रुपए अवार्ड वापस करने हैं ना, तो कैश अवार्ड भी वापस होंगे, और कैश अवार्ड के साथ साथ जो अर्जुन अवार्ड और बाकी अवार्ड मिले हैं वो भी वापस होंगे। सर सरकार का कुछ नहीं लेना। 1 मिनट,
अगर आपने मेरे घर रोटी नहीं खानी तो फिर कुछ भी नहीं खानी। ये थोड़ी नहीं याद आइटम खाली बोला मैं तो नाराज हूं, नो ना चलती जी। सर एक बार बताओ, पहलवानी जब कोई बच्चा करता है उसमें आपको पता है ना कितना ज्यादा खर्च होता है। जो सरकार ने कैश अवार्ड दिया था, इन्होंने अपनी पहलवानी के ऊपर वो खर्च कर दिया। अब आप उसके भी पीछे पड़े हुए हैं कि वो भी वापस से कहां से लेके आएंगे बेचारे पहलवान। अच्छा ये बहुत बढ़िया। बोले हलवा तो मैं खा गया। एक मिनट, जब थाली आई हाँ, तो उसमें तो पहले मैंने सबसे पहले खीर और हलवा खा लिया। तो और जिंदा फिर रहने के बोला, लिए तो खाना पड़ता है सर। मेरी बात सुनो, जी। जब आपने मुझे थाली परोसी ना तो मैंने उसमें तो खीर खा ली, हलवा खा लिया। फिर मैं बोला अरे सतबीर दलाल मैं तेरे से नाराज हूं, थाली ले, हम्म। थाली दूर हो जा मेरी नजरों से। वाह बेटा, खीर खा ली, हलवा खा लिया, अब सलाद ने उल्टा मोड़ दिया कि मैं तेरे से नाराज हूं, यूं नहीं चाल है। अगर नाराजगी है सर सरकार से, अगर हम्म। सरकार के मुंह पे पद्मश्री फेंक के मारनी है, हम्म। उससे पहले हलवा और खीर काट। हलवा और खीर तो खा लिया, सलाद उल्टी फेंक के मार दी। वाह बेटा, पब्लिक इतनी बेवकूफ कौन है भाई क्या साहब। क्या पहलवान जब पहलवानी करता है उसमें कोई खर्च नहीं होता। जो पहलवान ओलंपिक तक पहुंचे हैं, क्या वो पैसे खर्च किए बगैर पहुंच गए? क्या उन्होंने लंगोट का शहर ओलंपिक तक पहुंच गए? वो क्या उन पर खर्च नहीं हुआ बिल्कुल, हुआ? बिल्कुल खर्च होता है। तो फिर वो खर्च कहाँ से होगा? जो सरकार अवार्ड, कैश अवार्ड देगी उसी में तो खर्च होगा ना। तो फिर अवार्ड के नाम पे राजनीति क्यों कर रहे हो? हम तो यही, हम देखो भैया हमारी कोई मंशा नहीं है, आप अच्छे पहलवान हो, आपको सरकार ने सम्मानित किया। और एक मिनट, ये अवार्ड किसने दिया है? मोदी ने सरकार अपने ने दिया जेब से है। दिया है, घर से दिया है? हाँ। किसने दिया? सरकार ने दिया है अवार्ड। जी नहीं, सरकार कौन होती है देने वाली? ये भारत की जनता का प्यार है। भारत के टैक्स पे जो आपको करोड़ों रुपए मिल दिए गए हैं, वो भारत की जनता ने, टैक्स पेयर्स मनी है वो भारत की जनता ने आपको सम्मान दिया है। आप होते कौन हो? मतलब मैंने क्या आपको अवार्ड दिया, आपने मेरे हाथ पे थूक दिया? क्या आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने भारत की जनता के लिए, देश के लिए कुछ नहीं किया? देश का बिल्कुल नाम किया, नहीं बढ़ाया इन्होंने? बिल्कुल किया, इसीलिए तो हमने सम्मानित किया। भाई हमने आपको सम्मानित क्यों किया? भारत की जनता ने आपको जो इतना प्यार दिया, आपको अवार्ड्स दिए, आपको कैश अवार्ड दिए, क्योंकि हम समझते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके परिवार ने, आपने कितनी बड़ी तपस्या की है। ठीक है। आपका लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च हुआ, इसीलिए तो आपको करोड़ों रुपया दिया हमने। तो उसके पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? उस करोड़ों रुपए के आप पीछे? करे सर, अवार्ड वापसी आपने शुरू की है। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा प्यार है यार, इस प्यार के साथ पॉलिटिक्स मत करो। देखिए जब वो अवार्ड वापसी कर रहे हैं सर, वो हमारे अवार्ड के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि भैया ये हमारा प्यार है यार, ये हमारा सम्मान है, ये हमारे इमोशंस हैं। जब आप मेडल जीतते थे ना भाई साहब, जब आप ओलंपिक में मेडल जीतते थे ना, तो हमने अपने घर में दिवाली मनाई है। जी। मेरे घर में हमने हम्म। मिठाइयां बांटी हैं। वो क्या था? क्या सर लगते ये हो आप? पॉलिटिक्स नहीं है, ये दुख व्यक्त करने का एक माध्यम है। किस और चीज का दुख? पद्म श्री जैसा बड़ा अवार्ड क्या कोई हाँ ऐसे ही यस, ऑफर कर देगा? क्या दुख? क्या कि हमारा अध्यक्ष नहीं बनाया? नहीं, दुख अध्यक्ष तो चलिए आपने कहा कि लोकतंत्र है उसमें नहीं बढ़ सकता, चलिए मान ली नहीं और बढ़ क्या का सकता। दुख है? लेकिन और क्या का दुख है? हो सकता है इनके लिए और भी दुख हो सर। बताओ तो इन्होंने सही भाई, ये जो अवार्ड वापस कर रहे तो देश को बताओ ये दुख है। शोषण का आरोप लगा रहे हैं, क्या पता उसमें इनको सत्यता दिखाई दे रही हो कहीं ना कहीं। बताओ तो सही, आप अवार्ड क्यों वापस कर रहे हो? सर जब एक आदमी के साथ न्याय नहीं होगा तो वो अपना दुख व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा ना, कुछ तो कुछ अपना माध्यम बताएगा ना कि मेरे को न्याय नहीं मिला और मैं अपना दुख इस तरह से व्यक्त कर रहा हूँ। कौन सा न्याय नहीं मिला? जिनकी ये डिमांड कर रहे थे। किस चीज की डिमांड कर रहे थे? सर क्या धरने के ऊपर पब्लिक को, क्या सारी दुनिया को नहीं पता किस चीज की डिमांड कर रहे थे? क्या ये बार बार बतानी जस्टिस की पड़ेगी? डिमांड कर रहे थे।
अध्यक्ष पद की डिमांड कर रहे थे, मुझसे पूछो ना। ये तो सर आपका कहना है ना, क्यों? क्योंकि भाई आप एक ब्रजभूषण जी मिनट, के एक मिनट। इतने करीब हैं, इतने क्लोज हैं कि ऐसा लगता है कि आप उनके प्रवक्ता हैं। जो वो कह नहीं रहे हैं नहीं वही आप कह रहे हैं जी। भाई साहब, ना 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 ना, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। मैं तो बड़ी हम्म, लॉजिकल सी बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनो ना। इनकी दो डिमांड्स हैं। पहली, ठीक है। कि जो लड़कियों के साथ सो कॉल्ड तथा कथित आरोप है यौन शोषण के, उसका हम्म, न्याय, तो वो हम्म, न्याय तो मोदी और अमित शाह ने और अनुराग ठाकुर ने नहीं देना। वो ठीक तो है। कोर्ट देगी, कोर्ट कोर्ट देगी। देगी। हम्म, और कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाना, वो भी, वो 50 लोग वोट दे के चुनेंगे, ठीक है। है ना। तो फिर हम्म। कौन सा न्याय नहीं मिला? सर आप एक बात वो बताइए, ये अगर एक ही आदमी हर जगह ग्रैब करके एक संस्था को बैठ जाएगा तो किसी और को आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताइए आप। तो ये तो फिर, ये तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू का मैटर हो गया ना। ये तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू डिसाइड करेगी ना कि कुश्ती का, भारत में कुश्ती की व्यवस्था कैसे चलेगी। जो संविधान बनाया है वो यूडब्ल्यूडब्ल्यू का है। सुनिए, ठीक है। इंडिया में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की दो नियामक संस्थाएं हैं। हम्म। पहली आईओए, ठीक है। दूसरी यूडब्ल्यूडब्ल्यू, हम्म। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है। ये दोनों मिलके एक कोड बनाती हैं। हम्म। उस कोड के आधार पर सभी देश की स्पोर्ट्स फेडरेशन चलती हैं, जिसे स्पोर्ट्स कोड कहा जाता है। ठीक है। उस कोड के अनुरूप उसके बाद डब्ल्यूएफआई का एक संविधान है जो पहले से चला आ रहा है, संविधान है। ठीक है। संविधान को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हम्म। उस पूरी व्यवस्था को। ठीक है। पांच पांच जगह से स्टे था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुना हुआ है। ठीक है। और हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज था, रिटर्निंग ऑफिसर, उसने चुनाव कराया है। हम्म। और जो फेडरेशन का संविधान है उसके हम्म। अनुरूप चुनाव हुआ है। ठीक है। मैं और आप कौन होते हैं जो उसको गलत बता दें? ये जो रूल बनाने वाले हैं सर, ये भी तो ताकतवर लोग ही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि खेलों की संस्था के अंदर जो पदाधिकारी है वो भी खिलाड़ी ही होने चाहिए, और जिसका जितना बड़ा मेडल होगा उतना ही बड़ा पद होना चाहिए उसके पास? क्या ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जी नहीं, ये व्यवस्था आज तक वर्ल्ड में जहां भी लागू करने की कोशिश की गई, फेल हो गई। इससे पहले बहुत सारे गेम्स में खिलाड़ी हम्म। फेडरेशंस के पदाधिकारी थे। हम्म। जितनी लूट इन खिलाड़ियों ने मचाई है, इस पे भी हम्म। मैंने 20 वीडियो बना रखे हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन, सुनिए, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान के दो टॉप के खिलाड़ी पिछले हम्म। 20 साल से चला रहे हैं। ठीक है। उससे बड़ा लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है देश में। क्या नेता लूट और खसोट और भ्रष्टाचार नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल करते हैं। तो फिर क्या फर्क रह गया उन नेताओं में? तो फिर अगर जब लूट करनी ही है तो पहलवानों को आगे बढ़ाना चाहिए। पर डब्ल्यूएफआई में तो कोई लूट हुई नहीं आज तक। डब्ल्यूएफआई में तो यहां तक कहा जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी जेब से 15 से 20 करोड़ रुपया लगाया है, अपनी जेब से खर्च किया है। एक एग्जांपल ले लो, इस 28 तारीख को नंदनी नगर में नेशनल होने जा रहा है। ठीक है। नंदनी नगर में, नंदनी हाँ। नगर में मतलब ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर में। ठीक है। नेशनल का खर्चा लगभग 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए आता है। हम्म। किसी ने पूछा भैया ये 1 करोड़ रुपए कहां से आएगा? तो सरकार जो बजट अलॉट करती है वो कहाँ जाता है सर? नेशनल चैंपियनशिप कराने के लिए सरकार कोई बजट अलॉट नहीं करती। उनका जो ये टोटल किसकी फंडिंग कमी है? होती है, ये किसकी कमी है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम्म। इसीलिए तो बोला ना, फेडरेशन एक स्वायत्त शासी संस्था है। हम्म।
और अपनी फंडिंग, अपनी बजटिंग, अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करती है। सरकार बहुत थोड़े से पैसे देती है फेडरेशन रन करने के लिए। अच्छा। हाँ जी, तो यही व्यवस्था है। अगर चलिए सर। सरकार, एक मिनट, अगर सरकार ही सब कुछ करने लग जाए हम्म। तो ठीक है, सरकार अपनी खुद की फेडरेशन बना ले, पर उसको यूडब्ल्यूडब्ल्यू मान्यता देगी कि नहीं देगी, क्योंकि वो सरकार का कोई दखल चाहती ही नहीं। यूडब्ल्यूडब्ल्यू की व्यवस्था है कि सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अब जो सरकार करोड़ों रुपया देगी भैया, वो तो दखल भी देगी। तो ठीक है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू कहती है खबरदार, सरकार का कोई दखल नहीं चाहिए। तो सरकार कहती है जब मेरा दखल नहीं चाहिए तो मेरे पैसे चाहिए। वाह भाई वाह, मेरा दखल अजीत बिल्कुल जी, नहीं चाहिए। अजीत जी, मुझे लगता है कि ये एक एंडलेस आर्गुमेंट है, इसलिए हम ज्यादा इसके ऊपर बहस न करते हुए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अब इन पहलवानों का भविष्य क्या है? सर, इनका भविष्य तो जी जूनियर पहलवान तय करेंगे। क्या एक एक, पहलवान जब रिटायर हो जाता है उसके बाद कोई भविष्य नहीं होता उसका? हाँ होता है। अभी ब्रजभूषण जी ने ये कहा था कि मैं निष्पक्ष रूप से, अगर ये आगे पार्टिसिपेट करते हैं तो निष्पक्ष रूप से इनकी तरफ वो करूंगा। तो क्या वो निष्पक्ष अगर रहेंगे तो इनका क्या भविष्य है, ये बताइए इन पहलवानों का। भाई साहब, ब्रजभूषण नहीं, हम्म। दुनिया का कोई भूषण हम्म। पिछवाड़े ताई का जोर ला ले, हम्म। जो तगड़ा है ना हम्म। वो मैट पर छाती पे चढ़ जाएगा। हम्म। कोई भूषण नहीं रोक सकता। मेन हम्म। चीज है ठाडा होना चाहिए। जिसने पहलवानी करी होगी और जो मैट पर सबकी रेल बना होगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आई समझ में? तो इनका एक ही भविष्य है। अगर तो पहलवानी करेंगे, हाँ। फिर तगड़े रहेंगे, फिर कोई भूषण हो चाहे जो हो, कोई कुछ नहीं करे, कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो ठड्डा है उसने क्यों कर हरा दोगे। अजीत जी, एक आपसे निजी सवाल। आप थोड़ा सा इन पहलवानों का भी पक्ष ले लिया करो। क्यों इन बच्चों के इतने विपक्ष में खड़े होकर इनसे इतनी क्यों वो दुर्भावना रखते हैं आप व्यक्तिगत रूप से आप? भाई साहब, जब ये गलत काम करेंगे ना, हम्म। मैंने इनका विरोध कब किया है? हम्म। जब इन्होंने कोई गलत काम किया। हम्म। एक बात बताऊं आपको, हम्म। लोग एक बार सुशील का और नरसिंह यादव का एक प्रकरण हुआ था। हुआ था। हुआ था। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप जो है सुशील के खिलाफ है, क्योंकि मैंने हम्म। सुशील के गलत कामों का विरोध किया था। तो मैंने उनको ठीक है। याद दिलाया कि हम्म। भैया, जब जब नरसिंह प्रकरण हुआ था ना, हम्म। तो मैं सुशील के पक्ष में बोला था, क्योंकि सुशील सही था। हम्म। और जब सुशील ने गलत किया तो मैं सुशील के विरोध में बोला। हम्म। जब यही बजरंग पूनिया ओलंपिक लड़ने गया था, हम्म। तो इसके समर्थन में मैंने वीडियोस बनाई हैं, आज भी है। तर ये तो डिजिटल रिकॉर्ड है, ये तो मिट नहीं सकता जब तक मैं वो वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। तो तो अब मैं ये विरोध क्यों इतना ज्यादा? क्योंकि तुम भारतीय कुश्ती को बदनाम कर रहे हो, भारतीय कुश्ती के खिलाफ झूठे और अनर्गल आरोप लगा रहे हो। इन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान की 1000 लड़कियों को के साथ ब्रजभूषण ने गलत किया। ये गंदा, घिनौना और झूठा आरोप है। मैं इसलिए विरोध में हूं कि तुम हरियाणा की 1000 लड़कियों को बदनाम कर रहे हो। आपने तो इनकी बगैर ट्रायल जाने का भी तो विरोध किया था ना, कि ये बगैर आओ, ट्रायल मैंने दिए नहीं जाने चाहिए। बगैर ट्रायल जाने का विरोध सिर्फ मैंने नहीं किया, पूरे हरियाणा ने किया। उस टाइम आप कहाँ थे जब योगेश्वर दत्त जी ने भी ऐसा ही किया था? तब आप कहाँ थे? हाँ, सिर्फ योगेश्वर दत्त नहीं, ये बगैर ट्रायल भेजने की एक वेल स्टिपुलेटेड पॉलिसी है। ठीक, हाँ। ठीक है। सुन लो,
पॉलिसी क्या है कि यदि कोई पहलवान पीछे से अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, ठीक है, अभी उसने 2 महीना पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। जीत के आया फिर लग गया, देख रहा है कि भाई ये तो पूरा फिट है, जो परफॉर्मेंस चैंपियनशिप के टाइम में थी वही अब है, वही अब है। और कोच लगातार देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और रिसेंट परफॉर्मेंस मुश्किल से 2-3 महीने 4 महीने पुरानी है, कोई इंजरी नहीं हुई है, लापरवाही नहीं कर रहा है, ये हरामखोरी नहीं कर रहा, तो कोच क्या देगा, कोई ट्रायल लेने की, मुझे मालूम है ये इनमें सब में तगड़ा है। क्योंकि ट्रायल लेने से ना पहलवान डिस्टर्ब होता है, पहलवान जो है ट्रायल लेने से उसको वजन कम करना पड़ता है, ट्रायल के बड़े रिस्क होते हैं, कोई इंजरी हो जाए, क्योंकि ट्रायल बहुत बहुत टफ होती है हमारे देश में। तो उन्होंने बताया कि अगर फिट है, अगर कंटिन्यूएशन में परफॉर्मेंस दे रहा है, और अगर चीफ कोच कह रहा है कि हाँ ये फिट है, तो बगैर ट्रायल के ले जाना चाहिए, और मैं इस पॉलिसी का आज भी समर्थन करता हूं। ठीक है। पर इस केस में क्या था, ये खुद कह रहे हैं कि भैया हमने 1 साल से पहलवानी नहीं करी, हम तो धरने दे रहे थे, ये तो खुद ही कह रहे हैं ना, इनकी पिछली परफॉर्मेंस 1.5 साल पुरानी है, 1.5 साल पुरानी, और ये खुद कह रहे हैं कि भाई साहब अभी हमारी पहलवानी नहीं है, हम तो फिट नहीं है, हमें थोड़ा टाइम दे दो, मैं फिट नहीं हूं। और कोच कह रहा है कि ना भाई ये फिट कौन है, फिर तुमने कैसे विदाउट सिलेक्शन ट्रायल ले लिया, बिना ट्रायल के सिलेक्शन कर दिया, ये अंतर है, समझ में आए, है ना। भाई आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा दिन रात पढ़ाई करता है, सीरियस है, एक दिन रात आवारागर्दी करता है, आप किस पे दाव खेलोगे, जो दिन रात मेहनत सीरियस करता है। तो योगेश्वर दत्त कोई धरने नहीं दे रहा था, इसलिए उसका बगैर ट्रायल सिलेक्शन हुआ था, और वो अपने वजन में सबसे तगड़ा था, उसके कॉम्पिटिटर्स भी जानते थे। चलिए समझ में, हाँ चलिए, अब मुझे लगता है कि वीडियो काफी लंबा हो गया, अब इतनी ज्यादा वीडियो लंबी होने के बाद थोड़ा दर्शक भी हमारा बोर हो जाता है, तो अगली किसी वीडियो में हम इस विषय के ऊपर हो सकता है जो सवाल हमारे रह गए हो उनके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी एक आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा आप, ये देश की शान है ये पहलवान, आप अपने शब्दों की मर्यादा का भी पालन करें, और इतना किसी के पीछे इतना नहीं पड़ा जाता जितना आप इनके पीछे पड़े थे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा अजीत जी। अब वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और आपने हमें टाइम दिया, हमारे सवालों का आपने जवाब दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और चलिए दोबारा अगली जी जी बोलिए। आपने कहा ना शब्दों की मर्यादा जी। 1000 बेटियों पे लांछन लगाने वाले, 1000 बेटियों को कलंकित करने वाले, अगर मर्यादा की बात करें तो थोड़ा सा हंसी आती है। मैं इसलिए मर्यादा की बात कर रहा हूँ सर कि आपके हमारे इन वीडियो को सिर्फ यंग लड़के नहीं देखते, परिवार देखता है, बेटियां देखती हैं, माएँ देखती हैं। अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, अगर वीडियो ऐसा हो कि जिसको पूरे परिवार में न देखे जा सके, शब्द ऐसे हो जो पूरे परिवार में नहीं सुने जा सकते हो, वो अमर्यादित शब्द होते हैं सर, चाहे किसी का कितना ही बड़ा कसूर क्यों ना हो। आप किसी की आलोचना करते हैं तो किसी भी तरीके की आप आलोचना, एक शब्दों की मर्यादा में रह के भी आलोचना की जा सकती है सर। ये थोड़ी है कि उसको गाली गलौज दे दिया कुछ करके उसकी आप आलोचना करेंगे सर। हमारे वीडियो को परिवार देखते हैं। पर मैंने कब गाली दी है यार, झूठ जबरदस्ती बदनाम कर नहीं रहे हो नहीं मुझे। नहीं, अब आप अपनी बात से पीछे मत हटिए जी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे जो वीडियो उसको पूरा परिवार देखता है, तो आप ऐसे शब्द विरोध करिए, आप चाहे ठीक जितना है जी, मर्जी ठीक है, विरोध करिए, लेकिन शब्दों की ठीक है मर्यादा जी, को ध्यान में रखते हुए। ठीक है भाई ठीक है साहब, जी। ठीक है, ओके जी, धन्यवाद, ठीक है सर, बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना टाइम दिया सर, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। जी जी जी, ठीक है सर।